बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की। इससे पहले हमने बात की एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की, और बेसिकली जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, जबकि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक्यूट वाली कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 2 पे भी मिलती हैं, लेकिन वो ज़रा कम होती हैं। ज़्यादातर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो टाइप 2 के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं की फैक्टर्स क्या है जो कि इन कॉम्प्लिकेशन को डेवलप का बाइस बनता है, कॉम्प्लिकेशन करने का बाइस बनता है। तो की फैक्टर हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब हाइपरग्लाइसीमिया जो है जो एक कॉम्प्लिकेशन करता है, इसके भी कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा ना, या ऐसी हाइपरग्लाइसीमिया जो है ज़्यादा ग्लूकोज कर लेता है। कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया का कुछ ज़्यादा ग्लूकोज लेवल जो है, कुछ ना कुछ तो तरीके हैं जो ब्लड के अंदर वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। बेसिकली 3 हमारे पास पाथवे जिनके जरिए वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। एक हमारे पास जो है AGE फॉर्मेशन, ये इसे कहते हैं एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आगे जाके देखते हैं क्या होता है। दूसरा हमारे पास है PKC फॉर्मेशन, प्रोटीन काइनेस C की एक्टिवेशन होती है, इसके जरिए भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। तीसरा हमारे पास होता है पॉलीओल पाथवेज, इसके जरिए भी हमारे पास क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो डैमेजेस हैं वो कौन कौन से डैमेजेस होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। ठीक है, अब डैमेज जो है हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे पास माइक्रोवास्कुलर डैमेज हो सकता है, दूसरा हमारे पास माइक्रोवास्कुलर। अब जो मैक्रोवास्कुलर डैमेज है ये लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, उनकी डैमेज की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जबकि जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डैमेज है उसके नतीजे में जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होंगी, स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर अगर डैमेज हो जाए उनके नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनको हम कहेंगे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अब जो मैक्रोवास्कुलर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, MI हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है वो रेटिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, सारा मैंने यहाँ से तक बताया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक डायबिटीज़। अब इतना सारा जो लिखा हुआ है मैंने आपको एक टेबल चार्ट की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो इतना सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 पाथवेज होते हैं हमारे पास। पहला पाथवे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ग्लाइकेशन का मतलब है ग्लूकोज और एडवांस का मतलब है लेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, और एंड प्रोडक्ट वो पाथवे के अंदर जो आखिर में प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो है, जब हमें पता है कि ब्लड है इसके अंदर हद से ज़्यादा जो है ना ग्लूकोज मौजूद है, बहुत ज़्यादा स्वेयर अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, अब जब ग्लूकोज है और बॉडी के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी हैं मौजूद। ठीक है, अब हाई ग्लूकोज, जब हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड की जो प्रोटीन्स हैं या बॉडी के अंदर दूसरी प्रोटीन्स हैं, जब हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो उसके साथ बाइंड कर देगा प्रोटीन के साथ। जब इनकी बाइंडिंग होगी ना प्रोटीन के साथ जब बाइंडिंग होगी तो ये हमारे पास नॉन इंजाइमेटिक बाइंडिंग होगी, यानी इनके अंदर इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। जिस तरह ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनता है ना HB1AC, उसके अंदर कोई इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। इस तरह इन प्रोटीन और ग्लूकोज की बाइंडिंग के अंदर भी कोई इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। इसको हम कहते हैं नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बनता है ना, इनिशियल प्रोडक्ट, वो हमारे पास लाइएबल होता है और इजीली डिसोसिएट हो सकता है। इसको हम कहते हैं शिफ्ट बेसिस। इस प्रोडक्ट का नाम है शिफ्ट बेस। ठीक है, और ये इनिशियल बनता प्रोडक्ट है और लाइएबल प्रोडक्ट है, इजीली ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जब मजीद टाइम गुजरता है तो शिफ्ट बेसिस जो ये वाला प्रोडक्ट है ना, इनिशियल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास लेट प्रोडक्ट में। अब जो लेट प्रोडक्ट बनते हैं ना स्टेबल होते हैं, लेट प्रोडक्ट बनते हैं जो वो स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, और ये कि एडवांस ग्लाइकेशन जो है ना जब जो लेट प्रोडक्ट बनते हैं उनका नाम हमारे पास होता है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। लेट प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो इनिशियल प्रोडक्ट बना था उसका नाम था शिफ्ट बेस, जो लेट प्रोडक्ट बनते हैं और स्टेबल होते हैं उनका नाम है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जिनको हम कहते हैं एब्रीवेटेड करते हैं AGE, ये इनकी एब्रीवेशन है। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट तो बन गए 2। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये अपना फंक्शन 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक हमारे पास जो है इसका डायरेक्ट एक्शन होता है, डायरेक्टली फंक्शन कोई ना कोई परफॉर्म करते हैं। दूसरा ये कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, उन रिसेप्टर का नाम है RAGE, रिसेप्टर ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स जिसमें मैक्रोफेजेस और टी सेल्स इस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन पे प्रेजेंट होते हैं। एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंडोथीलियम लाइनिंग होती है आर्टरी की या वेन्स की या ब्लड वेसल्स की। उसके अलावा जो स्मूथ मसल्स होते हैं वेसल की स्मूथ मसल लेयर होती है, उसके अंदर भी रिसेप्टर ऑफ एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये इन रिसेप्टर के थ्रू क्या क्या कर सकता है,
AGE क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब इन रिसेप्टर एक्ट करेंगे तो साथ ये क्या करेंगे, रिलीज करवा देंगे, इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ठीक है। ये रिसेप्टर पे जाकर एक्ट करेंगे तो रिलीज होगी, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की रिलीज हो जाएगी, ठीक है। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है उनकी रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही प्रोडक्शन करवाते हैं हमारे पास रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है। ये हमारे पास जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करवाते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की फॉर्मेशन करवाते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये जो कोआगुलेशन पाथवे है या प्रो कोआगुलेशन की एक्टिविटी, उसको भी इंक्रीज़ करवा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वास्कुलर स्मूथ मसल्स और इंक्रीज वास्कुलर स्मूथ मसल जो है उनकी प्रोलिफरेशन करवाते हैं, उसको इंक्रीज करवा देते हैं, साथ के साथ जो सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसको भी इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। तो अपना चार काम करते हैं ये इनडायरेक्टली। जो एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स हैं वो इनडायरेक्टली रिसेप्टर के थ्रू चार काम करते हैं। पहला काम, साइटोकाइंस की इन्फ्लेमेशन, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं उनके रिलीज को ज़्यादा कर देते हैं। दूसरा, हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की इंक्रीज को ज़्यादा कर देते हैं। तीसरा, प्रोकोगुलेटिव एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करते हैं, जिसके नतीजे में कोगुलेशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वास्कुलर स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन को ज़्यादा करते हैं, साथ के साथ सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसको भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चार काम करते हैं, ठीक है। अभी जो पहले दो काम है ना, ये क्या करते हैं, ये एंडोथीलियम को डैमेज करते हैं। पहले दो काम एंडोथीलियम को डैमेज करते हैं। उसके अलावा प्रोकोगुलेटिव एक्टिविटी जब आपको पता है ज़्यादा हो जाएगी तो क्या बनेगा, एथेरोजेनेसिस शुरू हो जाएगी, एथेरोमा फॉर्मेशन, या हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, जो कि डैमेज कर सकती है एंडोथीलियम को या दूसरे ऑर्गन्स को। इसके अलावा हमारे पास जो है वेस्कुलर स्मूथ मसल एंड सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके जरिए क्या कर सकते हैं कि अगर ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, उसकी थिकनिंग हो जाएगी। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी उससे क्या होगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उससे हमारे पास CVS की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगी, स्ट्रोक की फॉर्मेशन, उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकते हैं, तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन जन्म ले सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला था इनडायरेक्टली बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें क्या होता है उसमें ये होता है हमारे पास डायरेक्ट एक्शन की फॉर्मेशन, मतलब ये पहले इनडायरेक्टली किस तरह करते हैं वो बताएं, अब बात करते हैं डायरेक्ट इनका एक्शन कैसे होता है। अब जो इनका डायरेक्ट एक्शन ऐसे होता है कि जो हमारे पास हमें पता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास कोलेजन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स होती है, उसमें कोलेजन भी प्रोटीन होती है। अब जो एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स है ना, वो डायरेक्टली जो एक्ट करते हैं विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, डायरेक्टली वो जाके बाउंड कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये बाइंड करेंगे टाइप 1 कोलेजन के साथ लार्ज वेसल के अंदर तो क्या होगा, इन वेसल की जो है इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कोलेजन क्या है, कोलेजन जो है ना डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, अगर इनके साथ एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट भी बाइंड कर जाए तो इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगी तो एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये टाइप 4 कोलेजन की बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके साथ उसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन मौजूद होता है, अगर उसके साथ बाइंड कर जाए तो फिर क्या होगा, पहला नतीजा तो ये निकलेगा कि एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेशन यानी इतना ज़्यादा थिकनिंग हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ से फ्लूइड की लीकेज भी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन की ऐसी मॉडिफिकेशन होगी कि उसके अंदर जो है हमें पता है कि जब ब्लड फ्लो करता है ना कैपिलरी की मेम्ब्रेन से, वहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, फिर वो लिम्फेटिक के थ्रू फ्लो करके वापस ब्लड के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन हो गई, लिम्फेटिक की भी हो गई, कैपिलरीज की भी होगी, तो होगा कि जो LDL अगर ट्रैप हो जाए, LDL तो अगर मॉडिफिकेशन हो गई तो क्या होगा कि LDL की इंट्रैपमेंट हो जाएगी। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो निकलती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में वहीं ट्रैप होकर रह जाएंगी। जब वो ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो एथेरोजेनेसिस हो सकती है। एथेरोजेनेसिस जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है, उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये कि जो ट्रैप्ड प्लाज्मा प्रोटीन, अगर वहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन ट्रैप हो जाए तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की फर्दर थिकनिंग हो जाएगी। जब फर्दर थिकनिंग हो जाएगी तो फर्दर ही साइकिल चलेगा, जब फर्दर साइकिल चलेगा तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास हो गया पाथवे किस तरह, पहला पाथवे एंड हमारे पास एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस तरह कॉम्प्लिकेशन करवा सकती हैं, तो पहला पाथवे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा मैं बताऊँ तो दूसरा हमारे पास जो पाथवे था, पहला था एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट, दूसरा हमारे पास है पाथवे जो प्रोटीन काइनेस सी की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेशन ये कैसे कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप करने में हेल्प आउट करती है, तो इसमें हमें पता है, देखें अब इसमें होता है कि जो हाई कंसंट्रेशन होती है ना ग्लूकोज की, अब ग्लूकोज जो है अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, नॉर्मली तो ग्लूकोज जो है वो क्या है ग्लाइकोलिटिक पाथवे के जरिए क्रैब साइकिल से होता हुआ जो है ना टूट कर वो हमारे पास ATP बनाता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि क्रैब साइकिल जो है वो, तो क्रैब साइकिल जो है एक मतलब
अच्छा, मैं बात कर रहा था नॉर्मली जो है ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है पहले ग्लूकोज की, फिर क्रब साइकिल के अंदर वो उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, फिर वहाँ से वो एटीपी की जनरेशन होती है, ठीक है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट हो तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस नहीं होती ग्लूकोज की, ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल में, डैग के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो डैग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हाई डैग की फॉर्मेशन जो ज़्यादा हो जाएगी हमारे सेल्स के अंदर, डैग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो डैग जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है इंट्रासेलुलर प्रोटीन काइनेज सी सॉरी, जो डैग है वो एक्टिवेट करता है इंट्रासेलुलर प्रोटीन काइनेज सी को, पीकेसी प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है डैग। अब इसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास जो प्रो एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल, अब जो प्रोटीन काइनेज सी है वो एक्टिवेट करती है, आगे फर्दर एक्टिवेशन करती है प्रो एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वो होता है ये हमारे पास होता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। प्रोटीन काइनेज सी ने एक्टिवेट किया प्रो एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल को, जो हमारे पास था वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। अब ये क्या करता है, ये न्यूवेस्कुलराइजेशन, ये नई वेसल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जब इससे नई वेसल की फॉर्मेशन होगी, अगर ये फॉर्मेशन आई के अंदर होगी नई वेसल्स की, तो हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, ठीक है। बहुत वेरी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो हमें डायबिटीज देखने के मिलेगी। अगर आप अपनी आई की जो बुक है उसके अंदर भी हम रेटिना वाले चैप्टर के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे डेवलप होती है, हमारे पास न्यूवास्कुलराइजेशन से होती है, जो कि प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन की वजह से जो एक्टिवेट करता है प्रो एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल्स को, वहाँ से फिर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, उसके नतीजे में नई वेसल्स बनती हैं जिनको हम न्यूवास्कुलराइजेशन कहते हैं, और फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप कर सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो प्रोटीन काइनेज सी थी वो एक्टिवेट करती है प्रोफाइब्रोजेनिक फैक्टर्स को, ठीक है। प्रोफाइब्रोजेनिक फैक्टर्स जो हैं उनको एक्टिवेट करती है, जिसमें हमारे पास जो है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है वो क्या करता है, बेसिकली वो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन जो है उसको, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उनके अंदर जो प्रोटीन्स है ना, उनकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करता है, प्रोटीन की प्रोलिफरेशन करवाता है, ठीक है, उनकी तादाद ज़्यादा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी। बाकी वही प्रोसीजर होगा जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है प्रोटीन काइनेज सी वो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर को एक्टिवेट करती है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जो उसको एक्टिवेट करती है। नॉर्मली क्या फंक्शन होता है प्लाज्मिनोजन क्या करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी वुंड की फॉर्मेशन के नतीजे में जब डैमेज को हीलिंग होती है, डैमेज की हीलिंग होती है, वहाँ पर फाइब्रिन बन जाता है, ब्लड क्लॉट बनता है, फिर उससे फाइब्रिन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो प्लाज्मिन है उस फाइब्रिन की ना लाइसिस करवाती है, लाइसिस। अगर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जो है वो क्या करता है, वो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जो है वो उस फाइब्रिनोलाइसिन जो होनी होती है, फाइब्रिन की ब्रेकडाउन होती है, उसको वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है। उसको जब वो इनहिबिट करता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास वास्कुलर ऑक्लूजन हो जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन काइनेज सी जो है प्रोटीन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर उसको एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिनोलाइसिन जो है वो उसकी ब्रेकडाउन कम हो जाएगी, फाइब्रिन की ब्रेकडाउन कम हो जाएगी, यानी फाइब्रिनोलाइसिन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फाइब्रिन है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा वेसल के अंदर, और जो वास्कुलर ऑक्लूजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पाथवे है उसमें यह है कि हमारे पास जो डिस्टर्बेंस इन पोलियोल पाथवेज। अब पोलियोल पाथवे में क्या होता है कि इसके नतीजे में होता क्या, इसके नतीजे में होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, मतलब जो सेल्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन के सेल, उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी उनकी अंदर ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेज होने का चांस इंक्रीज कर जाता है, किसके अंदर, पोलियोल पाथवेज के अंदर की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव रिलेटेड स्ट्रेस होने का चांस ज़्यादा है, इसमें हमारे पास टिश्यूज फैक्टर्स होते हैं, जिससे हमारे पास नर्व, लेंस हो गई, ब्लड वेसल्स होगा और किडनी, 3-4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 3-4 सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, नर्व, लेंस, ब्लड वेसल्स, किडनी, ठीक है। अगर उनके अंदर पोलियोल पाथवे चल जाए हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन रिलेटेड डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये टिश्यूज़ होते हैं ना, ये इनके अंदर क्या होता है कि ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट वाला कोई मैकेनिज्म, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इनके लिए नेसेसरी नहीं होती, यानी मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है ना वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जबकि जो टिश्यूज होते हैं, नर्व हो गया, लेंस हो गया, ब्लड वेसल और किडनी, इन टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर इंसुलिन ना भी हो तो फिर क्या होता है, इंसुलिन ना भी हो तो फिर भी ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है इन टिश्यूज़ में हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ के केस में अगर इंसुलिन नहीं भी है लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया है, तो ज़्यादा ग्लूकोज जो है इनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं है इनके ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं है इनके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज इनके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब जब ज़्यादा ग्लूकोज इनमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज जो है वो
इनके अंदर एक एंजाइम होता है एल्डोल रिडक्टेज। अब जो एल्डोल रिडक्टेज एंजाइम है ये क्या करेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट कर देगा सॉर्बिटोल में, ग्लूकोज सॉर्बिटोल में, सॉर्बिटोल से फ्रुक्टोज में। अब जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटोल में तो हमारे पास जो NADPH एक फैक्टर है, NADPH वो कन्वर्ट हो जाए NADP के अंदर, ठीक है। अब जो NADPH है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसके लिए, मेंटेनेंस, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन जो है हमारे पास GSG हार्मोन, ये GSG एक सब्सटेंस है, हार्मोन है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को, और ये एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है, सॉरी ग्लूटाथायोन ये जो है एक एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है, ठीक है, और ये खुद रिड्यूस फॉर्म में होता है। जब ये रिड्यूस फॉर्म में होता है तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिड्यूस फॉर्म के अंदर रखने के लिए हमें NADPH की ज़रूरत होती है। अब जब ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, ज़्यादा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ज़्यादा सॉर्बिटोल में, ठीक है, तो NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP के अंदर, तो NADPH जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इसकी रिड्यूस फॉर्म कम हो जाएगी, जब इसकी रिड्यूस फॉर्म कम हो जाएगी तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारे फैक्टर, ये पाथवेज थे जिनके जरिए क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।